इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हीट कैपेसिटी की। क्या होता है हीट कैपेसिटी? लेट्स से किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, किसी भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 यूनिट से बढ़ाना हो, डेल्टा यू क्या था? कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो सिस्टम हीट अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा, दैट इज क्यूवी। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हीट रिलीज होगा वो आपने निकाल लिया। तो किसी भी रिएक्शन में जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा, दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है, रेंडमनेस बहुत कम होती है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। मेरा नाम राहुल डूडी और मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं माइंड मैप सीरीज में। माइंड मैप सीरीज में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद एक और बहुत शानदार चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स, इसकी बात इस वाले सेशन में हम लोग करने वाले हैं। यस, थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, इस पे बहुत सारे टॉपिक्स डिपेंड करते हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री की हो, कुछ जगह पर इनऑर्गेनिक में भी काम में आती है और साथ साथ कुछ जगह पर ऑर्गेनिक में भी इसके कॉन्सेप्ट्स काम में आ ही जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में काफी सारे फॉर्मूले हैं और माइंड मैप सीरीज का हमारा जो मोटिव है वो भी यही है कि फॉर्मूले जितने भी हैं वो आपको एक साथ लिखवा दिए जाएं। शॉर्ट नोट्स की तरह से हम लोग माइंड मैप सीरीज को देख सकते हैं और साथ साथ एक चैप्टर का पूरा सीक्वेंस हमें समझ में आ जाता है कि कब कहां पर कौन सी चीज पड़ी थी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आप इस वाले सेशन को ना देखें। यह सेशन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो रिवीजन करना चाहते हैं, एक बार अच्छे ढंग से उन्होंने पढ़ रखा है ये वाला चैप्टर का सीक्वेंस समझना चाह रहे, फॉर्मूला देखना चाह रहे, कहां पर कौन सी चीज यूज हुई है। ठीक है, तो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल जेईई में इस पर खूब सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आइए फिर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ये कुछ टॉपिक्स लिखे हुए इस चैप्टर के, लेकिन हमें तो पूरा चैप्टर ही कवर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेशन की एकदम बढ़िया ढंग से। कुर्सी की पेटी बांध लो, है ना, सीट की पेटी बांध लो भैया, और 100% कंसंट्रेशन रखो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे। इधर उधर की फालतू बात नहीं करनी। बहुत फास्ट वे में हम लोग रिवीजन करते हैं, तो अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा तो कहानी समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग से। क्या होता है सिस्टम? सिस्टम यूनिवर्स का वो पोर्शन होता है जो अंडर कंसिडरेशन है ना, जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं, जिसपे हम लोग ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर पोर्शन को बोला जाता है सिस्टम। और सिस्टम को अगर छोड़ दें तो बाकी यूनिवर्स का जो पोर्शन बच गया उसको बोला जाता है सराउंडिंग्स। इसी वजह से लिखा है कि जो यूनिवर्स होता है उसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक सिस्टम और दूसरा सराउंडिंग। सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है कौन? बाउंड्री। यह बाउंड्री कई बार रियल होती है, कई बार इमेजिनरी भी हो सकती है। ठीक है, तो सिस्टम जो होते हैं, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो सिस्टम को तीन तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, ओपन क्लोज और सिस्टम, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड। आपके सामने डायग्राम लिखे गए हैं, देखो ओपन सिस्टम का मतलब है ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों का एक्सचेंज हो सकता है ना। अगर आपका कोई कंटेनर ओपन है तो उसमें से मास का आपका एक्सचेंज हो सकता है और साथ साथ इसकी जो वॉल्स हैं वो एडियाबैटिक वॉल्स नहीं है, तो हीट का एक्सचेंज भी बड़े आराम से हो सकता है। साथ में आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में मास का एक्सचेंज नहीं पॉसिबल है, हीट का एक्सचेंज पॉसिबल है। और सबसे लास्ट आता है आइसोलेटेड, जिसमें ना हीट एक्सचेंज हो सकता है ना ही मास एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एग्जाम्पल है आपका थर्मस फ्लास्क, है ना। तो ये तो होगी बात किसकी? टाइप्स ऑफ सिस्टम्स की। हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की। हम लोग प्रॉपर्टीज को दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शंस, दूसरे होते हैं पाथ फंक्शंस। बहुत आसान चीज है, इसका नाम ही छिक छिक के कह रहा है कि स्टेट फंक्शन का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज, ऐसे फंक्शंस जो किस पे डिपेंड करते हो? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हो। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करते कि आपने इनिशियल से फाइनल स्टेट कैसे अटेंड करी है, उनको लेना देना है सिर्फ किससे? इनिशियल और फाइनल स्टेट से। सो दोज फंक्शंस जो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हो उनको बोला जाता है स्टेट फंक्शंस। यस, इनके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल बहुत सारे लिख सकते हो आप लोग। सबसे पहला एग्जांपल मान लो मैंने लिख दिया इंटरनल एनर्जी U, गिब्स फ्री एनर्जी G, इसके अलावा एंथैल्पी लिख सकते हो, इसके अलावा एंट्रोपी लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यहां पर लिखे जा सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये भी इस कैटेगरी में आते हैं। पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? जो डिपेंड करते हैं पाथ पे। यहां से यहां गए वो तो ठीक है, लेकिन कौन से पाथ पे गए हो? अगर आपने पाथ चेंज किया तो इन प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो है वर्क डन एंड हीट। इन पे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ पाथ फंक्शन, या फिर कौन सा स्टेट फंक्शन है। हम लोग प्रॉपर्टीज को और भी क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या डिफरेंस है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो अमाउंट ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती है। सिस्टम में जितना ज्यादा मैटर प्रेजेंट होगा आपकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी।
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिसको अमाउंट से लेना देना नहीं होता, वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मैटर पे, आपका मैटर किस तरह का है उस पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती होंगी उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, हीट कैपेसिटी हो गया, एंथैल्पी हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी हो गया और साथ साथ एंट्रोपी हो गया। ये इस केस में लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की तो इसमें आपके सामने बहुत शानदार एग्जांपल है किसका, टेंपरेचर का, डेंसिटी का, प्रेशर का, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग इसमें लिख सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन लिख सकते हो, यस आप लोग इसमें सरफेस टेंशन लिख सकते हो, सरफेस टेंशन लिख सकते हो, आप इसमें विस्कोसिटी लिख सकते हो, आप इसमें ई नॉट ऑफ सेल लिख सकते हो, आप इसमें पीएच लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अगर किसी प्रॉपर्टी से पहले स्पेसिफिक वर्ड यूज हो जाता है या मोलर वर्ड यूज हो जाता है, इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करोगे तो हमेशा आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगी, ध्यान रखना। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड करने से हमेशा एक्सटेंसिव आता है, लेकिन दो एक्सटेंसिव को डिवाइड करने से इंटेंसिव बन जाता है। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के साथ कुछ भी करो वो हमेशा इंटेंसिव ही रहती है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहां पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, एग्जांपल्स आपके सामने, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, ये प्रोसेस होते हैं। बेटा आइसोथर्मल नाम ही चिक चिक के कह रहा है कि थ्रू आउट दी प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt इज इक्वल टू 0 होगा, और dt इज इक्वल टू 0 है मतलब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी का वैल्यू भी 0 होगा। अगर कोई कहे आइसोबारिक प्रोसेस, इसका मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर 0 होगा, साथ साथ डेल्टा पी का वैल्यू भी 0 होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है आज वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी 0 और साथ साथ डेल्टा वी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट एक्सचेंज 0 होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच किसी तरह का हीट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो सकता। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस दादा एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया ए से, आप ए से बी गए, यस, बी से सी गए, यस, सी से डी गए, यस, और डी से वापस ए आ गए। तो यहां पर देखो आप इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब ये जो प्रोसेस है कैसा है, साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस हैं उसमें चेंज कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि स्टेट फंक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, और अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट ही सेम होगी इसका मतलब वहां पर जो चेंज इन स्टेट फंक्शन होगा वो 0 होगा। नेक्स्ट आता है आपका रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में वो यह है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होते हैं, और जो इरिवर्सिबल होता है वो एक फास्ट प्रोसेस होता है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसको खत्म होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा, यस, वो इतना स्लो होता है कि वो इनफाइनाइट टाइम में खत्म होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म होगा। लेकिन आपका जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो एक फिक्स टाइम पीरियड में खत्म हो जाएगा, फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में खत्म होगा। इसके साथ साथ जो एक और मेजर डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस ये है, मान लो एक कंटेनर ले रखा है, यहां पर आपने पिस्टन लगा रखा है, यस, ये ऊपर से प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर, और यहां पर जो गैस का प्रेशर है वो है इंटरनल प्रेशर, यह है एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं, अगर आपने रिवर्सिबल की बात करी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल की अगर मैं बात करूं तो जो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर होगा वो लगभग सेम होगा, इस बात को हमेशा याद रखे, है ना। जो दोनों में डिफरेंस होता है, जो दोनों में डिफरेंस होता है, मतलब ऐसे आप इसको लिख सकते हो कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा या तो ज्यादा होगा या थोड़ा सा कम होगा। जो डीपी होता है वो लगभग 0 होता है, और इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर लगभग इक्वल होता है। इंटरनल प्रेशर मतलब गैस का प्रेशर। वहीं पर अगर मान लो आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इसका मतलब जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा वो इंटरनल प्रेशर, इन दोनों के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस होगा, और ये जो होगा डेल्टा पी ये 0 के इक्वल नहीं होगा। इसी वजह से इस केस में एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर को आप कभी भी इक्वल नहीं लिख सकते। लेकिन एक खास बात है, खास बात यह है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा उसमें एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होगा, यस, एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। यही पहचान होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस की। क्वेश्चंस में कई बार नहीं लिखा होता कि यह प्रोसेस रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, लेकिन आप पता लगा सकते हो अगर कहीं पर ऐसा लिखा है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब वो प्रोसेस कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? अगला टॉपिक अपना इंटरनल एनर्जी। एक मान लो आपके पास एक सिस्टम है,
सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सारे पार्टिकल्स की सारी तरह की एनर्जी को आप ऐड कर दो तो बन जाएगी आपकी इंटरनल एनर्जी। लेकिन ध्यान रखना इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी जो होता है वो इंक्लूड नहीं होता। यस, इस इंटरनल एनर्जी की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, उसको आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी जरूर कैलकुलेट कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी को जनरली यू से दिखाया जाता है, कई कई जगह पर इसको ई से भी दिखाया जाता है, लेकिन हमारे यहां पर एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो यू से डिनोट किया गया। अगर आपको सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। आप सिस्टम में हीट पास कर दो या फिर सिस्टम से हीट निकाल लो, तब भी आपकी सिस्टम की क्या चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। आप अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम कर दो या फिर वर्क डन बाय द सिस्टम हो, तब भी वर्क डन से भी किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। अभी हम लोगों ने लिखा कि इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब उसकी वैल्यू अमाउंट ऑफ द मैटर पे डिपेंड करती है। अगर आप मैटर एंटर करवाओगे, आप मैटर को सिस्टम से बाहर निकालोगे, तब भी इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी होती है कि ये जो इंटरनल एनर्जी होता है दादा, ये एक स्टेट फंक्शन होता है, और साथ साथ अगर डेल्टा टी का वैल्यू 0 है तो मुन्ना डेल्टा यू का वैल्यू भी 0 होगा। आगे चल के मैं एक फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा, एक फॉर्मूला आएगा आगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी। यहां पर डेल्टा टी अगर 0 हो गया तो डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा। सीवी होती है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डन। अगर मान लो आपको सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करनी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज हीट की वजह से भी हो सकता है और वर्क डन की वजह से भी हो सकता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड दिस एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन भी बोला जाता है। डन। यहां पर साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा अगर आपका सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है। यस, क्यू का वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है। क्यू का वैल्यू नेगेटिव लेना है दादा, कब? जब आपका सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है। डब्ल्यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो। अगर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेना है, और वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव होगा अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको पता होनी जरूरी है। इंटरनल एनर्जी के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हीट कैपेसिटी की। क्या होता है हीट कैपेसिटी? लेट्स से आपके पास एक कोई भी सब्सटेंस है। यस, आपके पास एक कोई सब्सटेंस है जिसका मास है m। आपको इस m मास का जो टेम्परेचर है वो 1 यूनिट से बढ़ाना है। इसका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? इसको हीट दोगे। यस, क्या करोगे? आप इसको हीट दोगे। तो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर, किसी भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 यूनिट से बढ़ाना हो तो जो आपने हीट दी है दैट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। यहां से आप लोग देख भी सकते हो, अगर डेल्टा टी का वैल्यू 1 हो, अगर आपका टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना है, इसका मतलब डेल्टा टी 1 हो गया। तो डेल्टा टी 1 हो, 1 यूनिट से टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जितनी हीट दी है उसी को आप लोग बोलते हो हीट कैपेसिटी। वैल्यू, इसकी यूनिट आप सब लोगों को पता है, क्यू आपका जूल में होता है, टी आपका टेम्परेचर केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस में हो सकता है। लेकिन अगर कोई कहे नहीं, मुझे तो पूरे m मास का टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, मुझे तो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना है, तो जितनी आपने हीट दी है दैट इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको ms से दिखाया जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ लोग इसको सिर्फ s से भी दिखाते हैं। ठीक है, क्या होती है? इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा टी। यस, आपको यूनिट मास का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना है तो जो आपने हीट दी है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां से फॉर्मूला बन जाता है Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी। यस, और यहां से अगर आपको हीट निकालनी हो तो C इंटू डेल्टा टी। दोनों की यूनिट में डिफरेंस आएगा, यहां पर मास नहीं आएगा यूनिट में, यहां पर मास आएगा यूनिट में। एक आती है मोलर हीट कैपेसिटी, जिसको Cm से भी लिखा जा सकता है। कुछ जगह पर सिर्फ C लिख देते हैं, कुछ जगह पर Cm लिखा होता है। ये क्या होती है? आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ाना हो तो जो आपने हीट दी है दैट इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन n इंटू डेल्टा टी, जहां पर n है नंबर ऑफ मोल्स। इसकी जो यूनिट होगी उसमें मोल आ जाएगा, इसकी यूनिट में मास आएगा, इसकी यूनिट में नहीं आएगा। डन। और यहां से अगर आपको Q निकालना है तो NC डेल्टा T बन जाएगा।
आपकी जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप लोग ध्यान रखोगे। सीपी इज हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, मेरे हिसाब से आप लोगों ने देखा भी है, जो कि आपके काफी काम में आता है। इन सब के बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्क डन की। अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो करना क्या होता है, वर्क डन का सीधा सा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ इंटीग्रेशन इनटू पी एक्सटर्नल इनटू डीवी। यह आपका आता है वर्क डन का फॉर्मूला। और ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर मान लो आपके पास पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व जो होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी ग्राफ, वहां से भी क्या मिलता है आपको, वर्क डन की वैल्यू मिलती है। इन सब का डेरिवेशन है, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब इनका डेरिवेशन करें, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे और उस फॉर्मूले को याद रख लेंगे। यस सबसे पहले आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब डीवी जीरो है, और आप देखोगे डीवी जीरो है तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है। डन, बहुत बढ़िया। अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कांस्टेंट है, तो आप लोगों ने फॉर्मूला लिख दिया, आपने लिखा ना W इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और आपने कहा सर ये आपका जो वॉल्यूम प्रेशर है वो कांस्टेंट है, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। डन। अगर मान लो आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है तो ये एक्सटर्नल प्रेशर गैस के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, फिर आता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस में, यस हम लोग लिख रहे हैं वर्क डन का फॉर्मूला रिवर्सिबल प्रोसेस में सीधा सा फॉर्मूला लिखोगे -2.303 nRT लॉग जिसका बेस 10 है V2 बाई V1, ये पहला फॉर्मूला है। साथ साथ एक और फॉर्मूला होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो -2.303 nRT लॉग जिसका बेस 10 है P1 अपॉन P2। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला काम में लेते हुए आप लोग वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन अगर मान लो आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला निकालना है तो वो तो सेम ही रहेगा, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। डन। एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर मान लो आपकी जो गैस है वो क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। क्या हो रहा है दादा, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। तो एक्सपेंशन के केस में हमेशा ध्यान रखो जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है वो इरिवर्सिबल से ज्यादा होता है। और अगर मान लो गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन हो रहा है अगर गैस का, अगर आपकी गैस कंप्रेस हो रही है तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा इट इज ग्रेटर देन रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। डन 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 डन, बोलो 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 बोलो, है ऐसा है क्या? अरे बोलो बोलो बोलो, यहां तक चीज ठीक है क्या? आपको कहानी यहां तक समझ में आई क्या? यस 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 बोल दो जरा। तो अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे एक और वर्क डन का फॉर्मूला, किसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बच चुका है। एडियाबैटिक में देखो सीधी सी बात ये होती है कि क्यू का वैल्यू 0 होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो आप लोग लिखते हो सर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आपका क्यू 0 हो गया तो जो डब्ल्यू का फॉर्मूला बनेगा, डब्ल्यू का जो फॉर्मूला बनेगा वो सर फॉर्मूला बनेगा, डब्ल्यू का फॉर्मूला बन गया डेल्टा यू किसके इक्वल होगा है, NCV T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग वर्क डन का फॉर्मूला निकाल सकते हो। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो CV की वैल्यू होती है वो होती है R अपॉन गामा माइनस 1, तो यहां से यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है NR अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर ये गामा क्या है? गामा आप लोगों को पता है? यस, गामा मेरे हिसाब से आप लोगों को पता है। गामा को बोला जाता है पॉइजन्स रेशियो। क्या बोला जाता है? पॉइजन्स रेशियो, है ना? अरे भैया डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकाला जाता था, याद है? गामा होता है पॉइजन्स रेशियो। यस, अच्छा सर गामा की वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है बेटा CP अपॉन CV। अगर मान लो आपकी गैस मोनोएटॉमिक है, अगर आपका गैस कैसा है सर, मोनोएटॉमिक है, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा का वैल्यू होता है 1.66। अगर मान लो आपका गैस डायटोमिक है तो उसके लिए गामा का जो वैल्यू होगा वो होगा 1.4। अगर आपका मान लो गैस पॉलीएटॉमिक है तो सर पॉलीएटॉमिक में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो आपकी गैस लीनियर हो और दूसरी गैस नॉन लीनियर हो। बोलिए, अगर आपकी गैस लीनियर है तो जो गामा का वैल्यू होगा वो वही होगा जो ऊपर है 1.4, और अगर नॉन लीनियर है तो 1.33। ये गामा की वैल्यूज होती है, CP अपॉन CV से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और ये वैल्यूज भी डिग्री ऑफ फ्रीडम से आती है। अच्छा,
एक चीज आप और ध्यान में रख सकते हो, अगर मान लो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है एडियाबेटिक में, अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है एडियाबेटिक में, अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो आप लोग कुछ फॉर्मूले ध्यान में रखोगे। पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कांस्टेंट, पी वन माइनस गामा टी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये 2-3 फॉर्मूले हैं, आप इन फॉर्मूलों को हमेशा ध्यान में रखोगे, ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल है, जब आपका प्रोसेस एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस हो। अच्छा, एक टर्म और होती है जिसको बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, अगर आपकी गैस वैक्यूम में एक्सपेंड कर रही है, वैक्यूम में एक्सपेंड करने का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो गया। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है तो याद करो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो गया इसका मतलब वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। तो फ्री एक्सपेंशन अगर कहीं पर भी आपको नाम सुनने को मिले तो सीधा सा बोल देना फ्री एक्सपेंशन मतलब एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम, और वैक्यूम में गैस एक्सपेंड करने का मतलब वर्क डन हो जाएगा जीरो। डन। एक और टर्म आती है जिसका नाम है एंथैल्पी। देखो हमेशा ध्यान रखो, जो एंथैल्पी चेंज होता है उसका वैल्यू होता है, उसका फॉर्मूला होता है क्यूपी। क्यूपी क्या है, क्यूपी इज हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे आपका सिस्टम जो भी हीट रिलीज या फिर अब्सॉर्ब करेगा वो होता है डेल्टा एच, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो भी आपका सिस्टम हीट रिलीज या फिर अब्सॉर्ब करता है वो होता है क्या, QV, है ना। तो ये QP क्या होता है, QP आप लोगों ने पढ़ाई है, QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T भी लिख सकते हो, वेयर CP इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। एक रिलेशन होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना, जिसपे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, और रिलेशन, पहला रिलेशन तो है डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये रिलेशन है किस किस के बीच, डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच, एंथैल्पी चेंज एंड आपका इंटरनल एनर्जी चेंज। और दूसरा रिलेशन आता है जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी। अब आप पूछोगे सर ये डेल्टा एनजी क्या है, तो डेल्टा एनजी का मतलब है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं, मान लो एक केमिकल रिएक्शन लिखी है, यस PCl5 कन्वर्ट हो रहा है किसमें दादा, PCl3 में प्लस Cl2 में। अगर आपसे पूछे इस रिएक्शन का डेल्टा Ng कितना है, आप बोलोगे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, 1 + 1 2, और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 1 है। तो यहां से डेल्टा Ng का वैल्यू 1 मिल जाएगा। वैसे अगर मान लो आपकी रिएक्शन ये वाली लिखी है, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, अरे मुन्ना एक बात बता, इस रिएक्शन में डेल्टा Ng कितना होगा, आप लोग बोलोगे सर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4, तो ये हो जाएगा -2। यस, है ना। तो डेल्टा Ng होता है नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। R यहां पर गैस कांस्टेंट है और T यहां पर टेम्परेचर है। एक टर्म होती है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होती है, कैलोरीमेट्री का मतलब है कि आप लोगों ने क्या किया है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट कर रहे हो कि किसी भी सिस्टम में कितना हीट रिलीज होगा या फिर कितना हीट अब्सॉर्ब होगा। तो जो प्रैक्टिकल मेजरमेंट होता है हीट चेंज का, उसको बोला जाता है कैलोरीमेट्री। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलोरीमीटर आता है, और जिस एपरेटस में ये आप एक्सपेरिमेंट करते हो उस एपरेटस को बोला जाता है कैलोरीमीटर। यस, कैलोरीमीटर जो होता है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कैलोरीमीटर है जो हमें ध्यान में रखना है, वो है बॉम्ब कैलोरीमीटर। ध्यान रखना, यस, फट जाएगा कहीं तो, है ना, बॉम्ब कैलोरीमीटर। ये बॉम्ब कैलोरीमीटर काम में आता है डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करने में। यस, डेल्टा यू की वैल्यू कैलकुलेट करने में। डेल्टा यू क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो सिस्टम हीट अब्सॉर्ब या रिलीज करेगा, दैट इज क्यूवी। अब हुआ क्या, देखो इसमें होता क्या है, आपने एक अपरेटस ले रखा है जो जिसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, बंद कर रखा है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। और इसमें आपने क्या कर रखा है, एक सब्सटेंस ले रखा है, एक सैंपल ले रखा है। इस सैंपल को आप क्या कर रहे हो, कंबशन करवा रहे हो। क्या कर रहे हो, इस सैंपल का कंबशन करवा रहे हो, और कंबशन से हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो होगा क्या, इसके चारों तरफ पानी है, पानी का इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं T1 था, है ना। और जब कंबशन हुआ इस सैंपल का, कंबशन से हीट रिलीज हुई तो वो हीट किसको मिली, पानी को मिली, और पानी को मिली तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ के कितना हो गया, T2 हो गया। तो कितना टेम्परेचर चेंज आया सर, टेम्परेचर चेंज आया डेल्टा T इज इक्वल टू T2 - T1। यस, और कितनी हीट रिलीज हुई कैसे निकालूं, अगर मुझे हीट कैपेसिटी दी हुई हो तो मैं बोलूंगा कंबशन से कितनी हीट रिलीज हुई है, C × डेल्टा टी। याद करो, लेकिन सर साइन लगाना पड़ेगा माइनस, क्यों, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, दैट्स व्हाई कंबशन से कितनी हीट रिलीज हुई है, -C × डेल्टा टी। यस, यहां पर C क्या है, हीट कैपेसिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी बॉम्ब की। और यही जो डेल्टा यू है, यही डेल्टा यू किसके इक्वल होगा,
माइनस सी इंटू डेल्टा टी। मतलब आपने अनजाने में क्या कैलकुलेट कर लिया है, डेल्टा यू कैलकुलेट कर लिया है। कैसे सर, डेल्टा यू क्या होता है, हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कितना हीट रिलीज होगा वो आपने निकाल लिया, और वही हीट रिलीज किसके इक्वल है, डेल्टा यू के इक्वल है। तो डेल्टा यू आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, डेल्टा टी इसमें डालो और आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। डेल्टा यू की वैल्यू आप लोग बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। ये हमने बात कर ली एंथैल्पी की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या फिर हीट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? मान लो ऐसे लिखा है, एक रिएक्शन लिखी है A गिव्स B, तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। खत्म। तो किसी भी रिएक्शन में जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और वो इक्वल होता है किसके, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखनी है, अगर मान लो आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी है तो आपको एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट की एंथैल्पी को उस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल होगी, समीशन ऑफ AI या BI जो भी लिखना हो, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी एंथैल्पी को उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, माइनस सिग्मा AI एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसकी हेल्प से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहां पर एक टर्म आती है जिसका नाम है हैश लॉ। बहुत ही आसान सा लॉ है ये। मान लो आप यहां पर हो A, आपको A से D बनाना है। आपको पता है अगर आप A से D बनाओगे तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो डेल्टा H होगा। लेकिन आपने कहा सर मैं डायरेक्ट A से D नहीं बनाना चाहता, मैं पहले A से B बनाऊंगा। इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H1 है, फिर मैं B से C बनाऊंगा। इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H2 है, फिर मैं C से D बनाऊंगा। इस रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 है। तो हैश लॉ कहता है कि चाहे पाथ कुछ भी हो, जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा उसका वैल्यू सेम होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब आप रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनकी एंथैल्पी भी ऐड हो जाती है ना। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे उस तरह से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हो। यहां पर एक टर्म आती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। देखो है वही चीज, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, वही है एंथैल्पी चेंज, लेकिन नाम आ गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है, अगर आपके सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट में हो और उस केस में जो आपने एंथैल्पी चेंज निकाली है तो उसको आप स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल दोगे। अब आप बोलोगे सर ये स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस की प्योर फॉर्म जिसमें वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, और अगर मान लो टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो आपको रूम टेम्परेचर मान के चलना है। मान लो अगर मैं आपसे पूछूं हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, तो आप लोग बोलोगे H2 गैस, क्योंकि हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे H2 गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या, आप बोलोगे O2 गैस। अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या, आप लोग बोलोगे N2 गैस। मैं आपसे पूछूं आयोडीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या, आप बोलोगे I2 सॉलिड। मैं आपसे पूछूं ब्रोमीन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या, आप लोग बोलोगे ब्रोमीन Br2 लिक्विड। तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपका वो सब्सटेंस जिस फॉर्म में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जो उसकी प्योर फॉर्म है, उसी को उसकी स्टैंडर्ड स्टेट बोला जाता है। तो अगर सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो और आपने एंथैल्पी चेंज निकाला है तो उसको बोल दिया जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डन, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। यहां पर एंथैल्पी में हम लोग तीन डिफरेंट एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। एक है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। भाई इसके नाम से ही पता लग रहा है फ्यूजन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास H2O सॉलिड था, वो कन्वर्ट हो गया किसमें, H2O लिक्विड में, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको मैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O सॉलिड बोलूंगा। खत्म। किसी भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जब आप कन्वर्ट करते हो तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोला जाएगा। वैसे अगर कोई कहे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, दादा बता एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गया? मतलब मान लो वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, आपके पास H2O सॉलिड था, इसको कन्वर्ट करना है H2O गैस में, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। डन, अरे बोलो ना। और सबसे लास्ट में आता है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। और भाई सब्लिमेशन तो सारी दुनिया जानती है। सब्लिमेशन का मतलब है मान लो आपके पास I2 सॉलिड है, इसको कन्वर्ट करना है I2 गैस में।
सबलाइम हो गया तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस, है ना। तो ये फेज ट्रांजिशन है ना, फेज चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, उसमें तीन तरह की एंथैल्पी चेंज आप लोग डिफाइन कर सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब यहां पर एक और टर्म आती है जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दादा ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है अभी, है ना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को दिखाया जाता है डेल्टा एफ एच नॉट से। क्या होता है, देखो अगर जब भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात होती है इसका मतलब उस सब्सटेंस के 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे H2O की अगर मैं बात करूं तो 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, किससे, उसके एलिमेंट से। एलिमेंट कौन कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने जरूरी है ना, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने जरूरी है। तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? जैसे अगर कोई आपसे कहे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, उसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे साहब 1 मोल ऑफ CO2 का फॉर्मेशन होना चाहिए, किससे, उसके एलिमेंट से। और एलिमेंट कौन कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। एलिमेंट से ही होना जरूरी है, जो बोला जा रहा है वही होना जरूरी है, और एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने जरूरी है। कार्बन का जो स्टैंडर्ड स्टेट होता है वो होता है कार्बन ग्रेफाइट, और प्लस O2 ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट होता है O2। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। यस, अगर आपको सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है तो आप लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। कैसे, फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप ध्यान में रखोगे, है ना। न्यूमेरिकल्स जब आप लोग करोगे उन न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा काम में आने वाला है आप लोगों के। प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और अगर उनका कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो उस एंथैल्पी को उस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी जगह पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन की। तो बहुत ही आसान है। जैसे मान लो आपके पास H2 है ना, इसको एटम में कन्वर्ट करना है, लेकिन ध्यान देना एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, है ना। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ H2 गैस। जैसे मान लो आपके पास CH4 है, मैंने कहा इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का इक्वेशन क्या होगा, तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना है ना। तो एक एटम कार्बन का और 4 एटम हाइड्रोजन के, लेकिन वो गैसियस स्टेट में होने जरूरी है, तो इसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ CH4 गैस। यस, मान लो आपके पास Na है जो सॉलिड स्टेट में है, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का मतलब हो जाएगा इसको गैस में कन्वर्ट करना, है ना। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो इक्वल होगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ Na सॉलिड के, और ये इक्वल होगा एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ Na सॉलिड के भी, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। डन, तो बहुत आसान चीज। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एंथैल्पी। सारी दुनिया जानती है भाई बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। जैसे मान लो आपके पास है H2 गैस, 1 मोल ऑफ H2 गैस को अगर आपने तोड़ा तो क्या बना, 2H बन जाएगा, है ना। और इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो आपके पास O2 है, इसको तोड़ना है तो क्या मिलेगा आपको, 2 ऑक्सीजन के एटम्स मिलेंगे, और इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मान लो आपके पास नाइट्रोजन होता और इसको अगर आप बॉन्ड एंथैल्पी लिखते तो आपको 2 नाइट्रोजन के एटम्स मिलते हैं। इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो बोला जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। मैं ऐसा कह सकता हूं जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी। और अगर आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा सेम होती है। यहां पर फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। अगर मान लो आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, उसका फॉर्मूला होता है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, यस, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां पर क्या लिखना है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा Bi बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। आज देखो उल्टा हो गया भैया, है ना, जज्बात पलट गए हैं।
अब की बार, पिछली बार हमने लिखा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन यहां पर आता है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना हो तो। नेक्स्ट एक और एंथैल्पी है विच इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, बहुत आसान चीज है। जैसे मान लो आपके पास KCl है ना, और उसको आपने क्या किया, इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, है ना, उसमें पानी ऐड कर दिया इनफाइनाइट, तो क्या बन जाएगा आपका, KCl एक्वस बन जाएगा, है ना। तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ KCl सॉलिड। इसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला जाता है क्योंकि आपने पानी इनफाइनाइट डाल दिया है। जैसे मान लो आपके पास कॉपर सल्फेट होता है ना, और इसके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता, CuSO4 एक्वस। इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4, है ना। और दादा एक चीज आपको और भी ध्यान में रखनी है कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होती है इट इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो इक्वल होगी अगर आपने लैटिस एंथैल्पी में क्या ऐड कर दिया, हाइड्रेशन एंथैल्पी ऐड कर दी। क्यों, क्योंकि एक्चुअली जब यहां से यहां कैसे जाते हो, KCl का सबसे पहले लैटिस टूटता है, K प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है वो, और इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ती है डेल्टा H लैटिस, और फिर उसके बाद जब पानी ऐड करते हो तो इसका हाइड्रेशन हो जाता है, और हाइड्रेशन होने के बाद ये K प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट होता है। यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो इन दोनों को ऐड करने से आपको मिलेगा, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी इसके इक्वल आपको मिलने वाला है। डन, बहुत बढ़िया। तो देखो नेक्स्ट आई गया लैटिस एंथैल्पी। क्या होता है लैटिस एंथैल्पी, क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास 1 मोल ऑफ आयोनिक लैटिस है, आपको इसको ब्रेक करना है, और ब्रेक करके किस में कन्वर्ट करना है, गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना है। जरूरी है आयंस किस में होने चाहिए, गैसियस आयंस में होने चाहिए। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको मैं नाम दूंगा लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी किसका, NaCl का, लैटिस एंथैल्पी ऑफ NaCl। जैसे मान लो आपके पास KCl होता, KCl का 1 मोल ऑफ लैटिस है, इसको तोड़ के K प्लस गैस और Cl माइनस गैस में कन्वर्ट करना है। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी ऑफ KCl। मेरी बात समझ में आई क्या? डन। नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत ही आसान चीज है, इसका नाम ही चीख चीख के कह रहा है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है ना। तो मान लेते हैं जैसे आपके पास HCl है, उसने रिएक्ट किया किसके साथ, NaOH के साथ, क्या बन गया, NaCl प्लस वाटर बन गया। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक डेटा होता है जो आपको ध्यान में रखना होता है कि अगर मान लो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा है तो हमेशा एंथैल्पी चेंज कितना होगा, 13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, या फिर इसको आप जूल में कन्वर्ट करोगे -57.1 किलो जूल। ये डेटा है जो आपको फिक्स याद रखना है, लेकिन ये चीज तभी होगी जब आपका एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो और दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज हो रहा हो। अगर इनका 2-2 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज हो रहा होगा तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी जस्ट डबल हो जाएगी। ये वाली वैल्यू मैं चाहता हूं आप लोग डायरेक्ट याद रखें। डन। एक टर्म और है जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन नाम ही चीख चीख के कह रहा है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का कंबशन करवा दिया और 1 मोल के कंबशन से जो एनर्जी रिलीज होगा दैट इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। खत्म। यस, एक यहां पर टर्म और आती है जिसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या नाम है, कैलोरीफिक वैल्यू। किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास, है ना, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का आपने कंबशन करवाया तो जो हीट रिलीज हुई वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है ना। और एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, आपने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस उसका करवा दिया कंबशन, और उसमें जो हीट रिलीज होगा, जो चेंज होगा दैट विल बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यहां पर भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हो कि अगर आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन वही सिग्मा AI
एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा बी आई एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में ज्यादा काम में आता है। जब आप न्यूमेरिकल्स करने बैठोगे कुछ क्वेश्चंस आपको इस फॉर्मूले पे जरूर देखने को मिलने वाले हैं। रिएक्टेंट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन माइनस प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर कोई है तो उससे आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और एंथैल्पी बच गया, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ये बहुत आसान है, ज्यादा काम में नहीं आता। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस है, उसका एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों का 1 1 मोल दिया है ना। एक एलोट्रोपिक फॉर्म का दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में ट्रांजिशन हो रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, है ना। कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें हो सकते हैं। डन। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? का मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, जिस प्रोसेस को होने के लिए बाहर से किसी एजेंसी की जरूरत ना पड़े, बाहर से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, उस प्रोसेस को आप लोग बोलोगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पानी का फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो भैया ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये प्रोसेस अपने आप होता है। इसके लिए हमें बाहर से किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं आपसे कहूं कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होता है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि उसको होने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती, वो प्रोसेस अपने आप होता है। तो प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को कैसे डिसाइड करें? वहां पर एक टर्म आती है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम की रैंडमनेस को बताती है कौन? एंट्रोपी बताती है। डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस। जैसे अगर आपके सामने एग्जांपल लिखूं, एक सॉलिड दे रखा है, एक लिक्विड दे रखा है और एक गैस दे रखा है। हम सबको पता है सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स होता है, रैंडमनेस बहुत कम होती है। आप लोग बोलोगे सर इसकी एंट्रोपी सबसे कम होगी। हमें पता है कि जो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नेग्लिजिबल है, इस वजह से गैस के पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं और इसी वजह से इनमें रैंडमनेस मैक्सिमम है। आप लोग बोलोगे इसकी एंट्रोपी मैक्सिमम है। अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मुझे बताओ एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ेगा? आप लोग बोलोगे सर एंट्रोपी बढ़ेगी जैसे जैसे आप लोग टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से पार्टिकल्स का जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज करता है। लेकिन अगर मान लो आपके पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम है लो टेम्परेचर पे, एक सिस्टम है हाई टेम्परेचर पे, और दोनों को आपने इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दी, तो किसकी एंट्रोपी में ज्यादा चेंज आएगा? हमेशा ध्यान रखो, एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लेकिन एंट्रोपी चेंज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि यहां पर एक सिस्टम है लो टेम्परेचर पे, एक सिस्टम है हाई टेम्परेचर पे, दोनों को इक्वल हीट दी, तो जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी, जिसका टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा है उसकी एंट्रोपी कम बढ़ेगी। तो डेल्टा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, और यहीं से आपका फॉर्मूला बनता है डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। एंट्रोपी चेंज निकालना है, अगर आपको सिस्टम की निकालनी है तो यहां पर आप क्यू सिस्टम लिख दो, डेल एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मान लो आपको डेल्टा एस टोटल निकालना है, टोटल एंट्रोपी चेंज, तो वो होता है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और ये मिलके बनता है डेल्टा एस टोटल। क्लियर? डेल्टा एस का फॉर्मूला Q बाई टी, इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब आप लोग न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। मतलब अगर आपका डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 है तो वो जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और अगर मान लो आपका डेल्टा एस टोटल लेस देन 0 है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और अगर डेल्टा एस 0 के इक्वल है, इसका मतलब आपका जो प्रोसेस होगा वो इक्विलिब्रियम में है। अब बात ये आती है कि सर डिफरेंट प्रोसेस में हम लोग एंट्रोपी चेंज कैसे निकालें? देखो, बात हम लोग कर रहे हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो, सारी दुनिया जानती है कि भाई डेल्टा एस का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो क्यू अपॉन टी होगा कि नहीं होगा? आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, आप लोग सोचो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होगा, और अगर डेल्टा टी 0 है तो डेल यू भी 0 हो जाएगा।
बोलो। और अगर डेल डी जीरो हो गया तो सर Q का वैल्यू माइनस W होगा, और सारी दुनिया जानती है W का फॉर्मूला 2.303 nRT log V2 by V1, या फिर यहां पर P1 by P2 भी लिख सकते हो। अगर आपको डेल्टा S निकालना है तो आप क्या करोगे, Q में T से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2.303 nR log V2 by V1, या फिर एक और फॉर्मूला भी बन सकता है nR log P1 by P2। यस, ये फॉर्मूले हैं आपके रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज फाइंड करने के। वहीं पर अगर मान लो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस भी कितना होगा, 0। यस, डेल्टा एस भी कितना होगा दादा, 0 होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस। दादा आइसोबारिक प्रोसेस है, इसका मतलब P कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सिस्टम रिलीज करेगा या गेन करेगा वो होगा QP, और इसका फॉर्मूला होगा NCP dt। यस, NCP dt या फिर NCP डेल्टा T। आप लोगों को अगर डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा एस का फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। यस, Q अपॉन T। अगर आप इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला बनेगा 2.303 NCP log, जिसका बेस 10 है T2 by T1। ये वाला फॉर्मूला मैं चाहता हूं आप लोग डायरेक्ट याद रखें। CP क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और अगर मान लो आपको रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा एस निकालना है, आइसोकोरिक का मतलब V कांस्टेंट हो जाएगा, और अगर V कांस्टेंट है तो जो हीट आएगा Q वो जाएगा NCV dt। यहां पर जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ जहां CP लिखा है वहां क्या लिख दोगे, CV लिख दोगे, NCV log T2 by T1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं फिर कह देता हूं आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। अगर याद रख पाओगे तो हां या ना बोल दो। यस यस यस, जल्दी से बताओ जरा। डन है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस, आगे चलें हम लोग। सबसे आगे नेक्स्ट अपना टॉपिक है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। यस, दादा गिब्स एनर्जी एक और थर्मोडायनेमिक फंक्शन है। गिब्स एनर्जी को G से दिखाया जाता है। ये एक ऐसा थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो किसी भी सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताता है, और ये फंक्शन एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को रिलेट करता है, दोनों को कंसीडर करते हुए सिस्टम की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताएगा। फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा G इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल एच यहां पर एंथैल्पी चेंज है और डेल्टा एस यहां पर एंट्रोपी चेंज है। डन। और डेल्टा एच का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी भी हो सकता है, और इसका वैल्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आर टी भी हो सकता है। डेल्टा एच हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया ही है। अच्छा तो एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, अगर आप मान लो सर ये स्पॉन्टेनिटी के बारे में कैसे बताएगा, अगर मान लो आपका डेल्टा जी नेगेटिव है, अगर आपका डेल्टा जी लेस देन 0 है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। अगर मान लो आपका डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब प्रोसेस कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। यस, नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर मान लो आपका डेल्टा जी 0 है, इसका मतलब डेल्टा जी 0 होने का मतलब प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम। प्रोसेस कैसा है, इक्विलिब्रियम पे। मेरी बात आप लोग समझ गए। यस यस। एक और रिलेशन, बहुत बढ़िया रिलेशन है, रिलेशन ध्यान में रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। लॉग क्यू। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी चेंज। डेल्टा जी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज। क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज या फिर गिब्स एनर्जी चेंज। डन। और ये Q क्या है सर, Q होता है रिएक्शन कोशेंट, है ना। ये आप लोग कहां पढ़ोगे सर, ये चीज हम लोग पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। अगर मान लो इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा सर, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी तो 0 हो जाता है, और जो रिएक्शन कोशेंट है वो किसके इक्वल हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। तो यही जो फॉर्मूला है ये कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम। यस, ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप लोग ध्यान में रख सकते हो। जो डेल्टा जी का वैल्यू होता है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ऑफ यूजफुल वर्क। ये डेल्टा जी टोटल एनर्जी का वो पार्ट है, डेल्टा जी टोटल एनर्जी का वो पार्ट है विच इज फ्रीली अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। इसी वजह से इसको गिब्स
फ्री एनर्जी भी बोला जाता है, बिकॉज ये टोटल एनर्जी में से वो एनर्जी का पार्ट है जो यूजफुल वर्क करने के लिए फ्रीली अवेलेबल है। दैट्स वाई इसको गिब्स एनर्जी बोल दो, गिब्स फ्री एनर्जी बोल दो, दोनों बात एक ही है। डन। अच्छा, अगर मान लो आपको निकालना हो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन, है ना, जैसे हम लोग एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालते थे ना, कैसे निकालते थे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, वैसे ही आप लोग स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। कैसे? सिग्मा ए आई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा बी आई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यस, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सर ये फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? वही जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता था, बिल्कुल वैसा ही है फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता था? 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, एलिमेंट से होना चाहिए, एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, जो एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? 1 मोल का फॉर्मेशन होना चाहिए, एलिमेंट से होना चाहिए, एलिमेंट्स अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, तो जो फ्री एनर्जी चेंज होगा दैट इज फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। और आपको प्रोडक्ट्स का फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन पता है, रिएक्टेंट्स का फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन पता है, ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन आप लोग दिल खोल के निकाल सकते हैं। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई है? एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि जो एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन होती है या फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, वो हमेशा 0 कंसीडर की जाती है। जैसे अगर H2 गैस है, इसका मैं आपसे पूछूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा या स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा, आप लोग बोलोगे कितना होगा? 0 होगा। बाय कन्वेंशन 0 माना जाता है। डन। एक छोटी सी चीज हम लोगों ने पिछले वाले उस पे पेज पे मिस कर दी थी, मोलर एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होता है? अरे भैया, फ्यूजन का मतलब क्या है? फ्यूजन का मतलब है सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या हो जाएगा? एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्यू फ्यूजन अपॉन टी। भाई क्या होती है? क्यू अपॉन टी तो होती है क्यू फ्यूजन अपॉन टी फ्यूजन, जिस टेम्परेचर पे हो रहा है। और फ्यूजन में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बराबर एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसके इक्वल? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाय फ्यूजन टेम्परेचर। और वैसे ही अगर मैं बात करूं वेपराइजेशन की, दादा वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना। तो यहां पर अगर मुझे एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन लिखना है तो वो हो जाएगा कितनी हीट देनी पड़ेगी वेपराइजेशन में, डिवाइडेड बाय टी बॉइलिंग पॉइंट। वेपराइजेशन किस टेम्परेचर पे होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। तो यहां टेम्परेचर में क्या आएगा? टी बॉइलिंग आएगा। तो यहां से देखो फॉर्मूला बन गया, ये कितनी हीट देनी पड़ेगी? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप लोग अलग से ध्यान में और भी रख सकते हो। डन। अगर मान लो आपको एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन निकालना हो, क्या निकालना हो? एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, तो वही एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, खत्म, है ना। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन ये क्या है? स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन, है ना, या फिर स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिग्मा ए आई एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा बी आई एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। एंट्रोपी तो है ही, साथ साथ आपको उस स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और फिर सारे प्रोडक्ट का ऐड कर देना एंट्रोपी, सारे रिएक्टेंट का ऐड कर देना एंट्रोपी, माइनस कर देना, आपको स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग देखो जितने भी टॉपिक्स थे या फिर जितने भी फॉर्मूले थे, सारे फॉर्मूले आपने मोटे मोटे एक बार के लिए रिवाइज कर लिए, चैप्टर का सीक्वेंस समझ में आ गया। इससे और बढ़िया क्या चाहिए भाई? लगभग 1 घंटे का अभी तो सेशन हुआ भी नहीं है। सबसे लास्ट टॉपिक है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें इससे पूछे नहीं जाती। क्या होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? ये कहता है कि अगर मान लो आपका कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना, तो उसकी एंट्रोपी एब्सोल्यूट 0 पे 0 होती है। Yes, the entropy of perfect crystal at a temperature of 0 Kelvin is equal to 0। और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिनकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 नहीं होती, तो 0 केल्विन पे उस टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी अभी भी बचा है, उस एंट्रोपी को बोला जाता है रेजिडुअल एंट्रोपी या फिर फ्रोजन डिसऑर्डर। क्या बोला जाता है? रेजिडुअल एंट्रोपी या फिर फ्रोजन डिसऑर्डर। दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। इस पे जनरली बाकी इसके अलावा क्वेश्चंस ही बनते हैं।
तो ये था दादा आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जिसको हम लोगों ने लगभग 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बहुत अच्छे ढंग से रिवाइज कर लिया। कुछ बच्चे कमेंट्स में ये भी पूछते हैं कि सर आपकी ये जो माइंड मैप सीरीज है, क्या इसकी जो नोट्स हैं उसको हम लोग एज अ शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप एज अ शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हो, और साथ साथ अगर मान लो कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको ऐड करनी हो तो आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हो। देखो टोटल मैंने लगभग 20 स्लाइड में, है ना, 20 स्लाइड में आपका पूरा एंट्रोपी जो पूरा जो चैप्टर है उसको इंक्लूड किया है ना। और ये लगभग 20 स्लाइड जो है, अगर आप थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे तो आपके 2 या 3 पेजेस से ज्यादा नहीं होंगे, और शॉर्ट नोट्स इतने ही बनाए जाते हैं। आप लोग चाहो तो इसमें जो थ्योरी लिखी है उसको ना भी लिखो, डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में। डन। तो चलिए फिर हम लोग सेशन को करते हैं अब खत्म, है ना। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इस वाले सेशन को देखा, और उम्मीद करता हूं कि आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन इस सेशन की हेल्प से हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अब अगले सेशन में मिलेंगे एक और चैप्टर लेकर, जिसका नाम होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग साथ ही करने वाले हैं। फिजिकल आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा, फिर उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, फिर रिडॉक्स, और फिर उसके बाद क्लास 12th का फिजिकल इक्विलिब्रियम हम लोग देखने वाले हैं। डन। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि दादा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।